एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जायोंग अपने घर के छत से नीचे देख रहा होता है जब उसे दिखता है कि डैनियल और गाप्योंग के बीच बहस हो रही है और वो कहता है ओ माय गॉड, ये कितना एक्साइटिंग है, बहस बंद करो और एक दूसरे की पिटाई करो। पिछले एपिसोड की एंडिंग में जो सीन दिखाया गया था ये वही सीन का कंटिन्यूएशन होता है और डैनियल गुस्से में गाप्योंग का शर्ट खींचकर बोलता है कि इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से दूरी को स्टॉक किया तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। गाप्योंग भी गुस्से में डैनियल की कॉलर पकड़ के उसे पंच करने जाता है, पर मालसून बीच में आकर चिल्लाती है कि बस करो तुम दोनों, ठीक है मैं सच बता ही देती हूँ। डैनियल, मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई क्योंकि तुम हमेशा मुझ पे शक करते हो, लेकिन मेरे और जून के बीच कुछ नहीं है और वो स्टॉकर नहीं है। जून मेरे बचपन का दोस्त है और हम दोनों काफी क्लोज है क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। यहाँ मिनसोक, जिसे बूढ़ी मालसून ने जीसुक हॉस्पिटल में किससे मिलने गई थी वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालने के लिए कही थी, वो चुपके से जीसुक का फोन चेक करता है और उसे किसी बुकबू हॉस्पिटल का मैसेज दिखता है जिसमें लिखा होता है कि 5th फ्लोर आईसीयू कल आ जाना। और मिनसोक डिसाइड करता है कि कल जब जीसुक वहां जाएगी तो वो भी उसका वहां पीछा करेगा। यहाँ मालसून गाप्योंग और डैनियल के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके घर आ जाती है और बूढ़ी मालसून उसे पूछती है कि क्या आज तुमने यंग होने का फायदा उठाया या नहीं। मालसून कहती है कि तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यंग बन गई हूँ। तो बूढ़ी मालसून झूठ बोलती है कि मुझे गाप्योंग ने बताया और वैसे भी हम दोनों का चेहरा सेम ही है तो मैंने तुम्हें आसानी से पहचान लिया। बचपन की तरह तुम अभी भी गुस्सैल और नर्म दिल की हो। मैं तुम्हारे जिंदगी के बारे में जानकर सच में चाहती हूँ कि तुम मालसून को भूल जाओ और तुम अब अपने आप पे फोकस करो, अपने डेब्यू पे फोकस करो। तुमने जो जिंदगी नहीं जी है वो जीने की कोशिश करो। मालसून बोलती है कि तुम ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो और यहाँ पे फिर हमें 60 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। मालसून और उसकी जुड़वा बहन कुत्सुन खेल रहे होते हैं जब कुछ गाँव के लड़के उन्हें चिढ़ाते हैं ये कहकर कि तुम दोनों के पापा तो गायब हो गए और तुम्हारी मम्मी किसी अमेरिकन सोल्जर के साथ घूम रही है। कुत्सुन रोने लगती है पर मालसून इन लड़कों पे पत्थर मारती है और झगड़ती है कि अपना मुंह बंद रखो, हमारी मम्मी ऐसे नहीं है। और उसी वक्त मालसून और कुत्सुन के मम्मी का बॉयफ्रेंड जो अमेरिकन सोल्जर है वो वहां आ जाता है। सोल्जर दोनों लड़कियों को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो मालसून चिल्लाती है कि नहीं, हम ठीक नहीं है, तुम यहाँ आना बंद करो, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। और मालसून कुत्सुन को खींच के अपने साथ लेके जा रही होती है पर कुत्सुन कहती है कि मुझे अमेरिकन सोल्जर पसंद है क्योंकि वो मम्मी को अच्छे से ट्रीट करता है। और कुत्सुन मालसून का हाथ छोड़कर इस सोल्जर के साथ चली जाती है। इस फ्लैशबैक से पिछले एपिसोड में हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो कंफर्म हो जाती है कि बूढ़ी मालसून असल में कुत्सुन है और कुत्सुन और मालसून जुड़वा बहनें हैं। यहाँ गाप्योंग जवान होने पर खुश होता है और वो मालसून के लिए कन्फेशन लेटर लिखता है कि मालसून, मैं तुमसे 50 साल से प्यार करता हूँ और अब मुझसे ये बात अपने अंदर नहीं रखी जाती। और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। यहाँ अगले दिन मालसून सबके लिए ट्रेडिशनल कोरियन ब्रेकफास्ट बनाती है और कुत्सुन उसे कहती है कि दीदी, तुमने तो कहा था कि हम अब परिवार नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी फेवरेट डिशेस बनाई है। मालसून कहती है कि ये पहली और आखिरी बार है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, तो ज्यादा इमोशनल मत होना और अपने यूएस वापस जाने का टिकट बुक कर लेना। वहाँ जीसुक और मिनसोक भी आ जाते हैं और कुत्सुन बताती है कि देखो देखो दूरी ने कितना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। मिनसोक कंफ्यूज होकर सोचता है कि सारी डिशेस और डिशेस को प्रेजेंटेशन करने का तरीका तो सासू माँ की तरह ही है, लेकिन ये खाना दूरी ने कैसे बनाया। इसलिए मिनसोक जीसुक को खींच के कमरे में लेके जाता है और कहता है कि तुम्हें अजीब वाइब्स नहीं आ रहे हैं क्या? सासू माँ किसी और की तरह लग रही है पर दूरी सासू माँ की तरह लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूरी तुम्हारे माँ की सीक्रेट बेटी है? और जीसुक मिनसोक को मार देती है कि ये क्या फालतू की बातें कह रहे हो तुम। एनीवेज ये सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं और कुत्सुन लेफ्ट हैंड से खाती है तो जीसुक पूछती है कि माँ आप कब से लेफ्टी बन गई? तो कुत्सुन नर्वस होकर कहती है कि वो दूसरे हाथ से खाने से ना मेमोरी शार्प होती है, ऐसे मैंने सुना है। जीसुक फिर मालसून को पूछती है कि दूरी, क्या ये खाना सच में तुमने बनाया है? क्योंकि इन सारी डिशेस की टेस्ट माँ के खाने की तरह ही है। तो मालसून और कुत्सुन एक दूसरे की तरफ देखकर झूठ बोलते हैं कि हाँ ये तो गाँव की टेस्ट ही है, गाँव वाले सब ऐसे ही खाना बनाते हैं। जीसुक इनकी बातें मान लेती है और कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है, मैं, मिनसोक और हाना घर से शिफ्ट हो रहे हैं। मालसून बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कुत्सुन बोलती है कि क्यों? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे देखभाल में लगा दी, मैंने तुम्हारे परिवार का ध्यान रखा और अब तुम मुझे बुढ़ापे और बीमारी में छोड़ना चाहती हो। जीसुक बोलती है कि माँ तुम ओवर रिएक्ट मत करो, तुम बूढ़ी और बीमार तो हो ही नहीं और वैसे भी साथ में रहने से हम परिवार थोड़ी ना बन जाते हैं।
मालसून दुखी होकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ कुत्सुन भी आ जाती है। मालसून कुत्सुन को कहती है कि तुम्हें तो मेरी ऐसी हालत देखकर मजा ही आ रहा होगा ना। तो कुत्सुन कहती है तुम अपनी बेटी की बातें दिल पे मत लो, क्योंकि उसके कठोर शब्दों के पीछे वो बहुत दर्द छुपा रही है। मालसून इरिटेट होकर बोलती है कि तुम तो अब मुझे परेशान ही मत करो, प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो कुत्सुन उसे एक डॉक्यूमेंट देकर कहती है कि इसे देखो, क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं चली जाऊँ? ये डॉक्यूमेंट होता है पेंशन स्कीम का, जिससे मालसून को 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए उसे बैंक में जाना होगा। अब ऑब्वियसली मालसून जवान बन गई है तो उस पर कोई विश्वास ही नहीं रखेगा, तो उसे कुत्सुन की ही हेल्प लेनी होगी। कुत्सुन मजाक करके कहती है कि क्या मैं बैंक में जाके सारे पैसे निकाल लूँ और खुद के पास रख लूँ, या फिर मैं बैंक में से पैसे निकाल कर तुम्हारी बेटी को दे दूंगी और किसी को डाउट भी नहीं आएगा, क्योंकि हम दोनों सेम दिखते हैं। मालसून चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? बिल्कुल नहीं, ये पैसे किसी और को मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम मेरी तरह जीने वाली हो तो ठीक से एक्टिंग तो कर लो। तुम लेफ्ट हैंड से खाना खाना छोड़ दो। मैं खाली पेट कभी भी कॉफी नहीं पीती। मैं तुम्हें पूरी लिस्ट देती हूँ कि मैं कैसे बिहेव करती हूँ और कैसे नहीं। और कुत्सुन हंसने लगती है, क्योंकि फाइनली अब उसकी बहन उसका साथ देने के लिए तैयार है। यहाँ मिनसोक जीसुक को कहता है कि तुमने आज मम्मी जी से जो कहा वो बहुत सेल्फिश था, हम कैसे उन्हें छोड़ के जा सकते हैं? उन्हें तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकालने के लिए भी कहा। वो तुम्हारे मन की बात जानना चाहती है, उसे जानना है कि तुम कौन सी मुश्किल से जा रही हो। जीसुक बोलती है कि क्यों जानना है उसे बचपन में मैंने जब भी पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है तो उसने हमेशा मुझे एक ही जवाब दिया, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, दूसरों की चीजों में इन्वॉल्व मत हो। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगता था अपने फ्रेंड्स को अपनी माँ के साथ अच्छे से बात करते हुए देखकर, सारी चीजें शेयर करते हुए देखकर। मैं अपनी माँ से कभी भी अपनी चीजें शेयर नहीं कर पाई, मैं कभी भी उससे फ्रेंडली तरीके से बात नहीं कर पाई। मिनसोक समझाता है कि तुम अब जैसे मेरे साथ ये सारी चीजें शेयर कर रही हो, वैसे ही तुम माँ के साथ भी कर सकती हो। यहाँ मालसून को डैनियल कार में पिकअप करता है उन्हें एंटरटेनमेंट जाने के लिए, लेकिन मालसून जीसुक की बातों की वजह से बहुत डाउन फील कर रही होती है, उसका मूड ऑफ होता है। तो डैनियल उसके लिए अपना सॉन्ग प्ले करके कहता है कि तुम थकी हुई दिख रही हो तो सो जाओ। मेरे इस गाने को सब फैंस स्लीपिंग पिल बोलते हैं, क्योंकि इस गाने को सुनकर उन्हें अच्छी नींद आती है। मालसून मजाक करती है कि लोग तुमसे झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि मेरी नींद तो उड़ गई है तुम्हारा गाना सुन के। तो डैनियल मालसून की आंखों पे अपना हाथ रखकर कहता है कि सो जाओ, और मालसून की हार्ट बीट्स बढ़ जाती है इस सिचुएशन के वजह से। बाद में डांस प्रैक्टिस करते वक्त मालसून सोचती है कि डैनियल 100% उससे फ्लर्ट कर रहा है, और इस बात से डिस्ट्रैक्ट होकर मालसून सूजिन से डांस करते वक्त टकराती है। सूजिन जो ऑलरेडी बीमार होती है, उसे इस टक्कर के वजह से चक्कर आने लगते हैं और वो भागकर वॉशरूम में जाती है उल्टी करने के लिए। एक लड़की फिर सूजिन को माइग्रेन की दवाई देती है, पर मालसून सूजिन का हाथ पकड़ के उसकी पल्स चेक करती है और बोलती है कि तुम्हारी हालत सच में बहुत खराब है, तुम्हारे पेट में कुछ तो प्रॉब्लम है, तुम्हें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना होगा। पर सूजिन कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, और वो प्रैक्टिस रूम की तरफ चल के जा ही रही होती है जब वो चक्कर आके नीचे गिर जाती है। सूजिन को फिर हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसे गैस्ट्राइटिस की बीमारी डिटेक्ट होती है। सूजिन को टेंशन आता है कि अगर उसने आराम किया और प्रैक्टिस अटेंड नहीं की तो उसे डेब्यू करने नहीं मिलेगा, पर डैनियल उसे समझाता है कि तुम अपनी हेल्थ पे फोकस करो, डेब्यू होने तक कोई और इवैल्यूएशंस नहीं होंगे, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो। सूजिन हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए मालसून ने उसके लिए खाना पैक किया होता है, उसके लिए हर्बल टी पैक की होती है जो वो नर्स को देती है, और नर्स उससे पूछती है कि अगर सूजन ने पूछा ये खाना किसने भेजा है तो मैं क्या कहूँ। मालसून बोलती है कि उसे कह देना कि एक फ्रेंड ने उसे ये खाना भेजा है, पर उसी वक्त वहाँ डैनियल आकर नर्स को कहता है कि सिर्फ फ्रेंड नहीं, ये मेंशन करो कि ये खाना और टी दूरी ने भेजी है। डैनियल फिर मालसून को कहता है कि बहुत दिनों से मैंने हर्बल टी नहीं पी है। तो मालसून और डैनियल फिर चाय पीने चले जाते हैं, और मालसून डैनियल को पूछती है कि तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। डैनियल असल में अपने स्टॉकर की वजह से परेशान हो गया होता है, तो वो मालसून को बोलता है कि अगर तुम्हारा बुरा सपना सच बन गया तो तुम क्या करोगी। मालसून कहती है कि पहले तो मुझे घबराहट होगी, लेकिन मुझे जिस बात का डर है अगर वो मेरे सामने आ गई तो मैं उसी वक्त उसे खत्म कर दूंगी, ताकि वो फिर से आ ही ना पाए और मुझे डरा नहीं पाए। मैं क्यों उसे मुझे और टॉर्चर करने का मौका दूं। मुझे पता है कि तुम अपने स्टॉकर के बारे में बात कर रहे हो और मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है अब, इसलिए मैं ऐसे आदमियों से दूर रहती हूँ जिनके लिए मुझे बुरा लगता है। डैनियल कहता है कि मुझे तुम्हारा जिंदगी देखने का नजरिया बहुत पसंद आया, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, और वो मालसून के सिर को हाथ लगाता है और वहाँ से चला जाता है। पर मालसून शर्मा रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि उसे डैनियल के लिए क्यों फीलिंग्स आ रही है। यहाँ सूजन हॉस्पिटल से डॉर्म में आ जाती है, सारी लड़कियां उसे घेर लेती है और सिर्फ हाना दूर खड़ी होती है, क्योंकि उसे पता
है कि सूजन उसे पसंद नहीं करती, पर अचानक से सूजन का पूरा एटीट्यूड ही बदल गया होता है। सूजन खुद हाना से बात करने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम्हारा टी शर्ट बहुत क्यूट है। हाना सूजन के बर्ताव से शॉक होती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम अब ठीक हो? हम सब ने डिसाइड किया है कि जब तक तुम ठीक नहीं होती तब तक हम कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाले। तो सूजन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मैं ठीक नहीं हूँ तो तुम सबको डबल प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरी जगह भरने के लिए, क्योंकि हम एक टीम है। वैसे तुम दूरी को जब मिलोगी तब उससे पूछना कि उसने खाना कहाँ से लाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और सूजन फिर अपने कमरे में चली जाती है और हाना बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली उसकी सूजन और बाकी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप हो रही है। यहाँ गाप्योंग जायंग को एक लेटर देते हुए कहता है कि किसी ने ये लेटर पोस्ट बॉक्स में डाला और जायोंग लेटर ओपन करते ही चिल्लाकर रोने लगता है कि ये तो मेरे डैडी का हैंडराइटिंग है। गाप्योंग अब ऑब्वियसली अपने बेटे को बता नहीं सकता कि वो जवान बन गया है, इसलिए वो जायंग के लिए लेटर लिखता है। इस लेटर में लिखा होता है कि मैं किसी फ्रेंड से मिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है और इसलिए मैं कुछ टाइम तक घर नहीं आ पाऊंगा, पर मेरे बिना तुम अच्छे से गेस्ट हाउस की देखभाल कर रहे हो, ये जानकर मुझे खुशी हुई। जायोंग अपने पापा का लेटर पढ़ के रो रहा होता है, पर अचानक से वो सोचता है कि ये कौन ही फ्रेंड हो सकता है जिसने मेरे डैडी की जिंदगी बदल दी, क्या ये उनकी गर्लफ्रेंड है? और जायोंग इमोशनल से गुस्से में आ जाता है ये सोचकर कि उसके पापा गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं और वो यहाँ पर मेहनत कर रहा है। अगली सुबह फिर गेस्ट हाउस में डैनियल और गाप्योंग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और डैनियल गाप्योंग को धक्का मार के शावर करने चला जाता है, जिससे गाप्योंग इरिटेट होता है। डैनियल शावर कर रहा होता है और अचानक से पानी बंद हो जाता है। डैनियल शावर को मारता है और थोड़ी देर बाद बर्फीला ठंडा पानी आने लगता है और डैनियल ठंड की वजह से जोर से चिल्लाता है। गाप्योंग ये चिल्लाने की आवाज सुनकर हंसता है क्योंकि उसी ने गेस्ट हाउस के पीछे जाकर गर्म पानी का नॉब बंद करके ठंडे पानी का नॉब शुरू कर दिया डैनियल को परेशान करने के लिए। यहाँ हाना डॉर्म से बाहर आती है जब एक स्कूल की लड़की उसे कहती है कि दीदी मैं आपकी और दूरी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो लड़की हाना को 2 टेडी बेयर गिफ्ट करती है। हाना ये टेडी बेयर्स लेके प्रैक्टिस रूम में जाती है जब सारे ट्रेनीज को बताया जाता है कि डैनियल ने नया डेब्यू सॉन्ग तैयार कर लिया है। सब लोग ये गाना सुनते हैं, सबको ये गाना पसंद आता है, स्टाफ मेंबर्स भी इस गाने से इम्प्रेस होते हैं। और डैनियल फिर बताता है कि दूरी और हाना को एक टीवी शो की ऑफर आई है जहां वो बड़े सिंगर्स के साथ रेट्रो गाने परफॉर्म करेंगे। मीना पूछती है कि सिर्फ हाना और दूरी ही, हमारा क्या होगा फिर? तो डैनियल कहता है कि हाना और दूरी के चेहरे अब सबको पता चल गए हैं, इसलिए उन्हें ही भेजा जाएगा और तुम सब मिस्ट्री मेंबर्स बन के रहोगे, जिससे डेब्यू और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। यहाँ मिनसोक बुकबू हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पे जाता है जहाँ उसे जीसुक दिखती है। जीसुक अपने आंटी के साथ बात कर रही होती है जो मिनसोक चुपके से सुन लेता है और आंटी जीसुक को बताती है कि कैसे तुम्हारे पापा की कीमोथेरेपी अब रोक दी जाने वाली है क्योंकि उनके बचने के कोई चांसेस नहीं है, उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब अपने माँ को जाकर बताओ ये सब। उसने 40 साल से तुम्हारे पापा को तुमसे छुपा के रखा, कितनी दुष्ट है तुम्हारी माँ कि उसने एक भी बार तुम्हें अपने पापा से मिलने नहीं दिया। मिनसोक ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसे भी जीसुक के पापा के बारे में पता नहीं था और उसकी सास ने ये सारी बड़ी इन्फॉर्मेशन क्यों छुपा के रखी ये उसे समझ नहीं आता। घर जाने पर फिर कुछ सुन मिनसोक को पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें हॉस्पिटल से कुछ पता चला? तो मिनसोक उसे अवॉइड करते हुए कहता है कि मुझे पहले मेरे बीवी से बात करनी है, और कुछ सुन हाँ कह देती है। यहाँ जो टेडी बेयर्स हाना को किसी फैन ने दिए थे, उन टेडी बेयर्स की आंखों में स्पाई कैमरास मिलते हैं जिससे उन्हें एंटरटेनमेंट में खौफ फैल जाता है। मालसून को इन टेडीज की आंखें बहुत चमकीली दिखी, इसलिए उसने चेक किया तो उसमें से कैमरास निकले। रीना कहती है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है क्योंकि डॉर्म के सिवाय हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, पर इतनी जल्दी गर्ल ग्रुप को स्टॉकर्स मिलना पॉसिबल ही नहीं है। डैनियल कहता है कि चाहे स्टॉकर किसी का भी हो, ये मैटर बहुत सीरियस है, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। उन्हें एंटरटेनमेंट की सिक्योरिटी बढ़ाओ और डॉर्म के आसपास भी कैमरास लगा दो। मालसून इनोसेंटली पूछती है कि क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? तो डैनियल चिल्लाता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम अब मेरे आसपास ही रहो क्योंकि अकेला घूमना सेफ नहीं है। चलो मेरे साथ, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। और रीना के एक्सप्रेशंस इस सीन में बहुत अजीब होते हैं, जैसे कि उसे मालसून से जलन हो रही है। यहाँ एशिम ने किसी आदमी को दूरी पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रखा होता है, तो वो आदमी उसे कॉल करके बताता है कि दूरी के कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो एग्जैक्टली कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका एक भी प्रूफ नहीं है। इस इन्वेस्टिगेटर ने एशिम को मालसून और डैनियल की फोटोज भेजी होती है और एक फोटो में एशिम को दिखता है कि मालसून और डैनियल जिस घर के सामने खड़े हैं उस घर पे ओ मालसून की नेम प्लेट लगी हुई है और एशिम को सडनली रियलाइज होता है कि ओ मालसून, ओ दूरी,
कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ मालसून और डैनियल स्टॉकर की पुलिस कंप्लेंट करने के बाद गापियोंग के गेस्ट हाउस पे जाते हैं और उसी वक्त वह एशिम भी आ जाती है। एशिम बोलती है कि अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं पे हो, मुझे पहले दिन से ही इस दूरी से गंदे वाइब्स आ रहे थे, मुझे ये लड़की पसंद ही नहीं थी, पर अब मेरे पास प्रूफ है कि मुझे ये लड़की क्यों पसंद नहीं है। मालसून पूछती है कि क्या बोल रही हो तुम, तो एशिम कहती है कि तुम मेरे कंपनी से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी। डैनियल हैरान होकर पूछता है कि ये क्या चल रहा है, तुम दूरी को ऐसा क्यों बोल रही हो, तो एशिम कहती है तुम दूरी को नहीं जानते लेकिन मैं इसे जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये कैसी साइकोपैथ है, इसका नाम, इसकी आइडेंटिटी सब कुछ फेक है, ये जानबूझकर हमारे कंपनी में आई है मुझे और तुम्हें बर्बाद करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए, पर अब मैं इसका नाटक सहन नहीं करूंगी, इसे अभी के अभी ग्रुप से निकाल दो। डैनियल कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पता चला है जिस वजह से तुम ऐसी बात कर रही हो, लेकिन मैं दूरी को जानता हूँ, वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेगी अपने खुशी के लिए, तो मैं उसे कंपनी से नहीं निकालूंगा। एशिम चिल्लाती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें नहीं पता कि ये लड़की किस हद तक जाएगी हमें बर्बाद करने के लिए। तो डैनियल कहता है कि ठीक है, अगर तुम दूरी को कंपनी से निकालना चाहती हो तो मुझे भी तुम कंपनी से निकाल दो, मुझे भी तुम्हारे लिए काम नहीं करना है। और एशिम को बहुत बड़ा शॉक लगता है और यहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।